एवरीवन, वेलकम टू गर्ग क्लासेस। अभी हम यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट शिक्षण एवं शोध अभियोग्यता KVS प्रदान की बुक का 9वां संस्करण 2026 को ऑडियो क्लिप के माध्यम से पढ़ेंगे। अब तक हमने 2 भाग इसका पढ़ चुका है। आज हम इसका तीसरा भाग शुरू करते हैं। गतिशील वातावरण। शिक्षण एक निरंतर प्रक्रिया है जिसका मूल तत्व संचार है, जो कि स्वयं भी गतिशील है। शिक्षण समय और स्थान के अनुसार बदलता रहता है। शिक्षण को प्रभावित करने वाले राजनैतिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं तकनीकी कारक हो सकते हैं। शिक्षण सभी प्रकार की प्रविधियां, पद्धतियों और संचार माध्यम का उपयोग करता है। इनमें पूछताछ, जांच, उदाहरण आदि जैसे कौशल भी सम्मिलित होते हैं। इस प्रकार के शिक्षण में श्रव्य दृश्य माध्यम, मानव संपर्क, मुद्रण माध्यम, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम आदि का उपयोग भी किया जाता है। शिक्षण में सफलता काफ़ी सीमा तक उपयुक्त प्रविधि और माध्यम के चयन और उपयोग पर निर्भर करती है और इसको जटिल भी बना देती है। शिक्षण वातावरण में मुख्य 3 प्रकार के चर माने जाते हैं जो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और वो एक दूसरे से प्रभावित होते हैं। पहला चर है स्वतंत्र चर, दूसरा चर है आश्रित चर, तीसरा चर है हस्तक्षेप चर। स्वतंत्र चर। शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक स्वतंत्र चर के रूप में कार्य करता है। वह छात्रों को यथासंभव पूर्ण अधिगम अनुभव प्रदान करने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यों और गतिविधियों में व्यस्त रहता है। आश्रित चर। इसमें छात्र आश्रित चर माना जाता है। वह अपने शिक्षक पर निर्भर रहता है। उसको शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक द्वारा निर्धारित सभी क्रियाएं, नियोजन, व्यवस्था और प्रस्तुतिकरण के अनुसार कार्य करना पड़ता है। हस्तक्षेप चर। इंटरवेनिंग वेरिएबल्स। शिक्षण प्रक्रिया में पाठ्य वस्तु, शिक्षण विधियाँ, शिक्षण युक्तियाँ तथा शिक्षण व्यूह रचनाएँ आदि हस्तक्षेप चर के वर्ग में आते हैं। सामाजिक परिवेश में कई और चर भी हस्तक्षेप चर का कार्य करते हैं। यह सभी चर एक दूसरे के पूरक हैं और सम्मिलित होकर शिक्षण प्रक्रिया को पूर्ण बनाते हैं। जैसे एक चिकित्सक सबसे पहले रोगी व्यक्ति का निदान या पहचान करके ही उसका उपचार आरंभ करता है और बाद में समय समय पर उसका अवलोकन करता है, वैसा ही कार्य एक शिक्षक द्वारा किया जाता है। शिक्षक का राजनीतिक वातावरण। शिक्षण प्रक्रिया का वातावरण राजनीतिक व्यवस्था के अनुसार भी होता है। निम्नलिखित अनुच्छेद में इस बात का संक्षिप्त वर्णन किया गया है। पहला, एकतंत्र शासन, ऑटोक्रेसी। इस व्यवस्था में शिक्षण प्रक्रिया शिक्षक प्रधान मानी जाती है। शिक्षक की बात को शिक्षार्थी बिना तर्क के स्वीकार करते हैं। दूसरा, लोकतंत्र, डेमोक्रेसी। इस व्यवस्था में शिक्षक और शिक्षार्थी के संबंध मानवीय आधार पर होते हैं। दोनों एक दूसरे के विचारों को सम्मान देते हैं और बिना किसी भय के अपने अपने विचारों को प्रस्तुत करते हैं। लोकतंत्र में स्वानुशासन पर बल दिया जाता है। तीसरा, हस्तक्षेप रहित शासन, लाइसेंस फेयर। यह व्यवस्था सबसे लचीली है। इसमें शिक्षक एक मित्र के रूप में कार्य करता है और छात्रों के अधिकतम सक्रिय होने के लिए अवसर प्रदान किए जाते हैं। शिक्षण में चरों के विभिन्न कार्य। निम्नलिखित अनुच्छेदों में नेट की परीक्षा के अनुसार शिक्षण चरों के कार्यों का वर्णन किया गया है। शिक्षण में चरों के विभिन्न कार्य। पहला, निदानात्मक क्रिया, दूसरा उपचारात्मक क्रिया, तीसरा मूल्यांकन क्रिया। पहला, निदानात्मक या नैदानिक क्रिया, डायग्नोस्टिक फंक्शन। कार्य इस मान्यता पर आधारित है कि हर छात्र अद्वितीय है। इसमें शिक्षक की भूमिका ज़्यादा सक्रिय है। वह पाठ्य वस्तु और छात्र दोनों पर ही ध्यान देता है तथा इस बात का ध्यान रखता है कि छात्र को क्या आता है और क्या नहीं।
उपचारात्मक क्रिया प्रिस्क्रिप्टिव फंक्शन। निदानात्मक दृष्टिकोण से छात्रों की कई कमियां शिक्षक के सामने आती हैं। उपचारात्मक क्रियाओं में यह देखा जाता है कि उन कमियों को कैसे दूर किया जाए तथा छात्रों में वांछित परिवर्तन लाने के शिक्षण के उद्देश्य को कैसे पूरा किया जाए। इसमें शिक्षक का अनुभव, पूर्व ज्ञान, छात्रों की प्रकृति और उपलब्ध शिक्षण सहायता सामग्री इत्यादि महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तीसरा है मूल्यांकन क्रिया इवैल्यूएशन फंक्शन। इन क्रियाओं से यह जाना जाता है कि छात्रों के आचार व्यवहार में वांछित परिवर्तन आया है या नहीं। उसको इस आधार अध्याय के बाद में मूल्यांकन प्रणाली के अंतर्गत वर्णित किया गया है। शिक्षण, अनुदेश और अधिगम, टीचिंग, इंस्ट्रक्शन एंड लर्निंग, इन तीनों का परस्पर निकटतम संबंध है। शिक्षण मूल रूप से एक ऐसा कार्य है जो कि अधिगम को संभव बनाता है। इसलिए जब तक छात्र शिक्षण उद्देश्यों के अनुरूप कुछ सीखते नहीं हैं, इसको निरर्थक ही माना जाएगा। इसलिए शिक्षण और अधिगम साथ साथ चलते हैं। शिक्षण किसी व्यक्ति को शिक्षित करने का मुख्य साधन होता है। तालिका 1.3 में इसको वर्णन किया गया है। इन तीनों के बीच तुलनात्मक संबंध को दर्शाया गया है। शिक्षण एक सम व्यवसाय है। प्रायः यह कहा जाता है कि शिक्षण एक सा सम व्यवसाय है जो दूसरे सम व्यवसायों को संभव बनाता है। चिकित्सक, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, अधिवक्ता, कोई भी व्यवसाय शिक्षण के बिना संभव नहीं है। यह सम व्यवसाय मूलतः स्व आयोजित, सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड होता है। शिक्षक अपनी सम व्यवसाय के स्तर को बढ़ावा देने के लिए निश्चित क्रियाविधि को भी विकसित करते हैं। यह भी माना जा सकता है कि अध्यापन जैविक प्रकृति का होता है, अर्थात इसका विकास सहज ढंग से होता है। शिक्षण, अनुदेश और अधिगम की तुलना एक चार्ट के माध्यम से यहाँ की गई है। शिक्षण, पहला पॉइंट है, शिक्षण का मूल विचार ज्ञान के एक से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरण हेतु परस्पर संवादात्मक संबंध स्थापित करता है। अनुदेश में छात्र एवं शिक्षक के बीच पारस्परिक अंतःक्रिया की संभावना नहीं होती है। अधिगम में शिक्षण और अनुदेश के माध्यम से अधिगम के अनुभव प्रदान होते हैं और उनके व्यवहारों में वांछित परिवर्तन लाया जाता है। दूसरा है, शिक्षण में अनुदेश निहित होता है। अनुदेश शिक्षण का एक महत्वपूर्ण घटक होता है, लेकिन इसमें अधिगम निहित नहीं होता। अधिगम के लिए शिक्षण एवं अनुदेश सहायक होते हैं परंतु आवश्यक नहीं होते हैं। शिक्षण के ज्ञानात्मक एवं क्रियात्मक पहलुओं का विकास किया जाता है। अनुदेश से केवल ज्ञानात्मक पहलू का विकास किया जाता है। अधिगम शिक्षण और अनुदेश के प्रभाव का परिणाम है। यदि हम आधुनिक दृष्टि से आजीविका के साधन को समव्यवसाय कहना चाहें तो उसमें निम्न विशिष्ट लक्षण होना चाहिए। पहला, विशेष बौद्धिक एवं शैक्षिक प्रशिक्षण। दूसरा, समाज। तीसरा, उच्च स्वायत्तता। चौथा, विशेष कानूनी अधिकार। पांचवा, व्यवहार का किसी संस्था द्वारा नियमित किया जाना। शिक्षण के संबंध में यह सुनिश्चित करना थोड़ा कठिन है कि इसमें उपरोक्त सभी लक्षण समान रूप से समावेशित हैं। फिर भी समाज में योगदान को देखते हुए शिक्षण का अध्यापन को समव्यवसाय या वृद्धि कहा जा सकता है। यह भी कहा जाता है कि शिक्षक पैदा होता है, बनाया नहीं जाता। अ टीचर इज बोर्न नॉट मेड। शिक्षण के व्यवसाय में प्रवेश पाने के लिए कई पाठ्यक्रम होते हैं, जैसे बीएड, एमएड इत्यादि, जो शिक्षण व्यवसाय में एक सफल नींव की स्थापना के लिए ज्ञान और कौशल प्रदान करते हैं। नीट की परीक्षा भी इसी श्रेणी में आती है। शिक्षण के क्षेत्र में प्रगति के लिए शिक्षक को अपनी योग्यता में सुधार करते रहना चाहिए। अध्यापन समाज को विकसित करने के लिए उपयोगी है। यह माना गया है कि शिक्षा किसी राष्ट्र में परिवर्तन के लाने के लिए शक्तिशाली उपकरण है। अध्यापन वृत्ति में उच्च स्तर की स्वायत्तता होती है। विभिन्न क्रियाओं जैसे कि पाठ्यक्रम परिवर्धन, क्यूरिकुलम डेवलपमेंट, समय सारणी बनाना, अनुदेशात्मक उद्देश्यों की पहचान, शिक्षण विधि तय करना, मीडिया, मूल्यांकन, मापदंड
सह पाठ्यक्रम सभी में शिक्षण स्वायत्तता वांछित है। शिक्षण विज्ञान भी है और कला भी। टीचिंग इज साइंस एज वेल एज एन आर्ट। विज्ञान की निम्नलिखित महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। व्यवस्थित ज्ञान का समूह, सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज। दूसरा, निरीक्षण और परीक्षण पर आधारित सिद्धांत, प्रिंसिपल बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स। तीसरा, कारण और परिणाम संबंध, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। चौथा, सार्वभौमिक सिद्धांत, यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स। पांचवा, भविष्य में होने वाली घटनाओं के परिणामों के पूर्व अनुमान की संभावना। ज्ञान के प्रयोग से सार्थक परिणाम प्राप्त करना ही कला है। कला कार्य करने की विधि है, जबकि विज्ञान यह बताता है कि कैसे किया जाए। कला कार्य को व्यवहार में लाना है। उदाहरण के लिए, भरतनाट्यम नृत्य के सिद्धांत सुनिश्चित है, परंतु इसका व्यवहारिक रूप सब कलाकारों के लिए भिन्न भिन्न हो सकता है। यह विज्ञान भी हुआ और कला भी हुआ। शिक्षण व्यवसाय व्यवस्थित ज्ञान पर आधारित है, जो जीवन के सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, ऐतिहासिक, राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्रों से प्राप्त किया गया है। शिक्षण समाज के धार्मिक, आध्यात्मिक और नैतिक मूल्यों से भी प्रभावित होता है। शिक्षण तकनीकों में संचार को सरल बनाने के लिए निश्चित अनुदेशों एवं क्रम का पालन किया जाता है। विज्ञान की मान्यताओं के आधार पर एक शिक्षक को प्रशिक्षित किया जा सकता है। शिक्षक के प्रशिक्षण के लिए निश्चित विधियों का अनुसरण किया जाता है। शिक्षण को अधिकतर कला के रूप में ही जाना जाता है, जो कि कक्षा के गतिशील वातावरण में व्यवहारिक रूप देती है, अर्थात शिक्षण का व्यवहारिक पक्ष कलात्मक है। हम यह जानते हैं कि अधिगम को प्रभावी बनाने के लिए शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत मतभेदों को समझना आवश्यक है, ताकि अनुदेशन को इसी के अनुसार व्यवस्थित किया जा सके। शिक्षक को यह कार्य विनम्र ढंग से करना होता है, जिसमें उसका व्यक्तिगत दृष्टिकोण और विवेक सहायक होता है। इस स्थिति में हम शिक्षण को कला भी कहते हैं। संक्षेप में कहें तो शिक्षण सिद्धांत सभी के लिए समान है, परंतु उसको किस प्रकार से व्यवहार में लेकर आना है, यह शिक्षक पर निर्भर करता है। शिक्षण कारक, टीचिंग फैक्टर्स। एक शिक्षक में निम्नलिखित गुण होना चाहिए। पहला, व्यक्तिगत गुण जैसे उत्साह, स्नेह, सहानुभूति, लोकतंत्र, आशावाद, गतिशीलता आदि। दूसरा, व्यावसायिक दक्षताएं जैसे कि विषय पर प्रभावी नियंत्रण, प्रभावी संचार, शिक्षण निर्देशात्मक सुविधाओं का उचित उपयोग, कक्षा प्रबंधन और छात्रों के अधिगम का मूल्यांकन आदि। प्रशिक्षण के दृष्टिकोण से हम शिक्षण कौशल को 3 व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत करते हैं। पहला है मुख्य शिक्षण कौशल, कोर टीचिंग स्किल, सभी विषयों के लिए सामान्य। बी है विशिष्ट शिक्षण कौशल, स्पेसिफिक टीचिंग स्किल, विशिष्ट विषय क्षेत्रों जैसे भाषा, सामाजिक विज्ञान, गणित आदि के लिए। तीसरा, लक्ष्य समूह विशिष्ट कौशल, टारगेट ग्रुप स्पेसिफिक स्किल, असाधारण बच्चों के लिए कक्षा में शिक्षकों द्वारा अपनाए जाने वाले कुछ कारक इस प्रकार हैं। ए, अध्यापन में सीमित अनुभव वाले शिक्षक को ऐसी कक्षाओं में कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बी, छात्रों को पाठ्य पुस्तक पढ़ने के लिए प्रेरित करें। सी, व्याख्यान के माध्यम से सूचना प्रसारित करना। डी, नोट्स बनवाएं, निर्देशित करें और आवश्यक जानकारी प्रदान करें। एक व्यावसायिक ढंग से प्रशिक्षित और चिंतनशील सोच वाले शिक्षक का ध्यान निम्न बातों पर अवश्य रहता है। एक में शिक्षण के नए ढंग अपनाना। बी, छात्रों को शिक्षण में सम्मिलित करना। सी, समस्या समाधान के माध्यम से नए विचार उत्पन्न करना। डी, समूह गतिविधियों के माध्यम से शिक्षण करना। ई, सहकारी शिक्षा का पालन करना। एफ, संवादात्मक दृष्टिकोण अपनाना। शिक्षण के विभिन्न चरणों में अतिरिक्त अनुभव के साथ शिक्षक शिक्षण की उच्च शैली को समृद्ध करता रहता है। यह उच्च व्यावसायिक गतिविधियों में शिक्षक की वृद्धि का संकेत है। मेटाकोर कौशल और पॉलीक्रिस्ट कौशल। एक शिक्षक को कक्षा के वातावरण में स्पष्टता, विविधता, कार्य अभिविन्यास, अधिगम के कार्य में संलग्नता पर ध्यान देने की आवश्यकता है। एक शिक्षक जैसे डॉक्टर, पायलट, इंजीनियर
या परामर्शदाता के पास शिक्षण कौशल का भंडार होना चाहिए ताकि वह अपने शिक्षण को उचित ढंग से कर सके। उन्हें मेटा कोर कौशल कहा जाता है। वे व्यावसायिक प्रशिक्षण के दौरान सहायता करते हैं। उप कौशल की अधिक विविधता को पॉलीक्रिस्ट कौशल कहा जाता है। शिक्षण के उद्देश्य, टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स, एक सूचना आधारित आधुनिक समाज में जिसमें ज्ञान का तेजी से प्रसार हो रहा हो, शिक्षक के लिए यह महत्वपूर्ण है कि दीर्घकालिक लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अपने छात्रों को प्रेरित और सज्जित करें। छात्र भी अपने स्तर पर अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए अनवरत प्रयत्न करें। नेट परीक्षा के परिवर्तित होते हुए पैटर्न के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य और उनके वर्गीकरण के सभी स्तरों को ध्यान में रखना आवश्यक है। शिक्षण के निर्देशात्मक उद्देश्यों का वर्गीकरण। निर्देशात्मक उद्देश्यों को वर्गीकृत करने के दो मुख्य तरीके हैं। ब्लूम द्वारा किया गया वर्गीकरण, मैग्ने और ब्रिक्स द्वारा किया गया वर्गीकरण। ब्लूम के द्वारा शिक्षण एवं निर्देशात्मक उद्देश्यों का वर्गीकरण। ब्लूम 1956 के अनुसार शिक्षण या अनुदेशात्मक उद्देश्यों को 3 श्रेणी में विभाजित किया गया है, जिनको आंग्ल भाषा के 3H भी कहा जाता है। हेड ज्ञानात्मक, हार्ट भावात्मक और हैंड मनोसंचालित। इनका विस्तृत वर्णन निम्न अनुच्छेदों में किया गया है। शिक्षण एवं निर्देशात्मक उद्देश्यों का वर्गीकरण। ज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र, भावात्मक ज्ञान क्षेत्र और मनोसंचालित ज्ञान क्षेत्र। ज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र यह बौद्धिक क्षमता के विकास से संबंधित होता है। इस ज्ञान क्षेत्र को 6 स्तरों पर विभाजित किया गया है। पहला, ज्ञान नॉलेज, यह मूल रूप से जानकारी या सामग्री को याद रखने से संबंधित है। दूसरा, बोध कॉम्प्रिहेंशन, यह स्तर सामग्री का अर्थ समझने की क्षमता से संबंधित है। तीसरा, उपयोग एप्लीकेशन, यह अमूर्त या भावात्मक ज्ञान एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज को मूर्त या व्यवहारिक रूप में लाए जाने से संबंधित है। चौथा, विश्लेषण एनालिसिस, प्राप्त सूचना को घटकों में इस प्रकार से विभाजित करना ताकि उसके अर्थ को उचित ढंग से समझा जा सके। पांचवा, संश्लेषण सिंथेसिस, यह मूलतः घटकों को समावेशित करने के बारे में है ताकि एक समग्र सोच विकसित हो। इस स्तर को विश्लेषण स्तर का विलोम एंटोनिम भी माना जाता है। मूल्यांकन इवैल्यूएशन, यह विशेष प्रयोजनों में प्रयुक्त तरीके और सामग्री के मूल्यांकन के बारे में किया गया निर्णय है। भावात्मक ज्ञान क्षेत्र अफेक्टिव डोमेन, इस ज्ञान क्षेत्र के अंतर्गत मुख्य रूप से मनोदृष्टि या मनोभाव, प्रेरणा, शिक्षण प्रक्रिया में छात्रों की सहभागिता, जो हम सीखते हैं, उसका महत्व जानना और जीवन में अनुशासन जैसे मूल्यों को समावेशित कैसे किया जाए इत्यादि आते हैं। इसमें निम्न स्तर सम्मिलित हैं। पहला, आग्रहण रिसीविंग, सुनने की इच्छा। दूसरा, प्रतिक्रिया सहभागिता की इच्छा। तीसरा, आकलन वैल्यूइंग, जो हम सीख रहे हैं उसका क्या महत्व है। चौथा, संयोजित करना ऑर्गेनाइजिंग। पांचवा, निरूपण कैरेक्टराइजेशन। मनोसंचालित ज्ञान क्षेत्र साइकोमोटर डोमेन, इसको हम मनोगत्यात्मक, मनोप्रेरक या क्रियात्मक ज्ञान क्षेत्र भी कहते हैं। यह मुख्य रूप से तकनीकी कौशल के अधिग्रहण से संबंधित है। मनोसंचालित ज्ञान क्षेत्र के अंतर्गत अनुदेशात्मक उद्देश्यों के निम्न 5 स्तर वर्णित हैं। पहला, प्रतिरूपता इमिटेशन, इसमें किसी कुशल व्यक्ति या शिक्षार्थी के कौशल को यथारूप में अपनाने का प्रयास किया जाता है। दूसरा, कार्य साधन या हस्त कौशल मैनिपुलेशन, एक शिक्षार्थी मशीनरी, उपकरण आदि के साथ प्रयोग करने का प्रयत्न करता है ताकि आत्मविश्वास बढ़े। परिशुद्धता, अक्सर यह कहा जाता है करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, एक ही कार्य को बार बार करने से उसमें सुधार एवं शुद्धता आती है। चौथा,
अभिव्यक्ति आर्टिकुलेशन, यह भी सतत अभ्यास पर निर्भर करता है। प्रकृतिकरण, इसमें कौशल को आत्मसात किया जाता है और शिक्षार्थी अनुरूप बनना। अडैप्ट, संशोधन करना, मॉडिफाई, नई तकनीकों को नियत करना आदि गुणों को सीखता है। वर्ष 2001 में एंडरसन और करतवुल ने ब्लूम वर्गीकरण में कुछ संशोधन किया, जिसके अनुसार ज्ञान को सोचने का परिणाम माना गया। उन्होंने समझ के स्थान पर बोध शब्द और संश्लेषण के स्थान पर सृजनात्मकता शब्द के प्रयोग पर अधिक बल दिया। एंडरसन और करतवुल के अनुसार ज्ञान के 4 आयाम हैं। पहला तथ्यात्मक ज्ञान, दूसरा वैचारिक ज्ञान, तीसरा प्रक्रियात्मक ज्ञान, चौथा मेटाकॉग्निटिव ज्ञान। इसको हम ज्ञान का ज्ञान भी कहते हैं, अर्थात ज्ञान की प्राप्ति कैसे की जाए का ज्ञान। गैग्ने और ब्रिग्स के द्वारा शिक्षण एवं निर्देशात्मक उद्देश्यों का वर्गीकरण। इस वर्गीकरण के अनुसार शिक्षण उद्देश्यों को निम्न श्रेणियों में विभाजित किया गया है। पहला, बौद्धिक कौशल, इंटेलेक्चुअल स्किल्स। यह कौशल किसी समस्या को सुलझाने, सीखने की अवधारणा और नियम सीखने में महत्वपूर्ण सिद्ध होते हैं। दूसरा, ज्ञानात्मक रणनीतियाँ। इसमें किसी व्यक्ति के स्वयं के शिक्षण, स्मरण शक्ति और विचार कौशल को विकसित करने हेतु विधियों और तकनीकों को समावेशित किया जाता है। तीसरा, मौखिक सूचना, ओरल इन्फॉर्मेशन। यह किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त किए गए ज्ञान का आयोजन करने के संदर्भ में होता है। चौथा, संचालन तंत्र और शारीरिक क्षमता, मोटर स्किल्स। इसके अंतर्गत जब मस्तिष्क, तंत्रिका प्रणाली और स्नायु तंत्र एक साथ कार्य करते हैं तो उनमें सामंजस्य कैसे स्थापित करना है आता है। पांचवा, मनोदृष्टि, एटीट्यूड। यह किसी व्यक्ति की आंतरिक या मानसिक स्थिति को व्यक्त करता है। शिक्षण के महत्वपूर्ण कारक, शिक्षण सूत्र, मैक्सिम ऑफ टीचिंग। शिक्षण के क्षेत्र में विभिन्न शोधों के आधार पर समय समय पर अनुभवी शिक्षकों, निरंतरता परिवर्तन का सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ कंटिन्यूटी चेंज के अनुसार मनुष्य का भौतिक और मानसिक विकास निरंतर चलता रहता है। यह मानव काया के विश्व में आने से पहले ही प्रारंभ हो जाता है, जिसको हम वंशानुगत विकास भी कह सकते हैं, जो कि बाद में बाह्य वातावरण से भी प्रभावित होता है। इस विश्व में आने के बाद आरंभ में बालक की पूरी काया और बुद्धि एक ही प्रकार से प्रतिक्रिया देती है, जिसको हम सामान्यीकृत प्रक्रिया कहते हैं, जो कि बाद में वैश्विक क्रिया के अनुरूप ही प्रतिक्रिया देती है। इसको हम एकीकरण सिद्धांत, इंटीग्रेशन प्रिंसिपल भी कह सकते हैं। परिपक्वता, मैचुरेशन, मनुष्य के विकास पर एक प्रकार से प्रतिबंधन का कार्य करती है। परिपक्वता और अधिगम मनुष्य के विकास में सहायक होते हैं। शिक्षण के सूत्र को निम्न श्रेणियों में विभाजित किया गया है। पहला, सरल से जटिल की ओर, फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। पाठ्य सामग्री को संगठित करते हुए एवं कक्षा अनुदेश के समय शिक्षक को चाहिए कि वह सरल प्रत्यय विद्यार्थियों को पहले बताए, फिर क्रमानुसार जटिलतर प्रत्ययों को, ताकि उनकी रुचि बनी रहे। शिक्षक आसपास के उदाहरण से विषय को प्रारंभ कर सकता है। ज्ञात से अज्ञात की ओर, फ्रॉम नोन टू अननोन। छात्रों को पहले बातें बतानी चाहिए जिनका छात्रों को पूर्व ज्ञान है, फिर उसे आधार बनाकर उनका संबंध नवीन ज्ञान से करना चाहिए। इसलिए शिक्षक पहले पढ़ाए हुए विषय वस्तु को कक्षा में संक्षिप्त रूप से बता सकता है या कुछ उदाहरण देता है। मूर्त से अमूर्त की ओर, फ्रॉम कॉन्क्रीट टू ऑब्स्ट्रैक्ट। शिक्षण के प्रारंभ में छात्रों को पहले सरल तथा मूर्त पदार्थों के विषय में ज्ञान देना चाहिए, बाद में उन्हें अमूर्त या सूक्ष्म तथ्यों के विषय में जानकारी देना चाहिए। प्रतिमान या चार्ट के सहारे किसी वस्तु का वर्णन करना सरल होता है। चौथा, अनिश्चित से निश्चित की ओर, फ्रॉम इंडिफिनिट टू डिफिनिट। शिक्षण के प्रारंभ में छात्रों के विचारों में अस्पष्टता होती है, धीरे धीरे उनमें परिपक्वता आती है। शिक्षक का कार्य उनकी शंकाओं का निवारण करना होता है। पांचवा, विशेष से सामान्य की ओर, फ्रॉम पार्टिकुलर टू जनरल। पहले छात्रों के सामने
विशिष्ट उदाहरण प्रस्तुत किए जाएं और बाद में उन्हीं उदाहरणों या दृष्टांतों के माध्यम से सामान्य सिद्धांत जनरल प्रिंसिपल्स स्थापित किए जा सकते हैं। इसको आगमनात्मक तर्क इंडक्टिव रीजनिंग भी कहा जा सकता है। मनोवैज्ञानिक से तार्किक की ओर, फ्रॉम साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल। पहले वह पढ़ाया जाए जो छात्रों की योग्यता एवं रुचि के अनुकूल हो, तत्पश्चात विषय सामग्री के तार्किक क्रम पर ध्यान दिया जाए। सातवां, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, फ्रॉम एनालिसिस टू सिंथेसिस। विश्लेषण व संश्लेषण दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। ये दोनों ही छात्रों को स्पष्ट एवं निश्चित तथा सुव्यवस्थित ज्ञान देने में सहायक है। एक अच्छा शिक्षक पहले छात्रों को किसी विषय वस्तु के विभिन्न पहलुओं से अवगत कराता है, जिसे विश्लेषण कहा जाता है। फिर संश्लेषण के द्वारा उस ज्ञान को व्यवस्थित करके स्थायित्व प्रदान करता है। आठवां, पूर्ण से अंश की ओर, फ्रॉम होल टू पार्ट्स। गेस्टाल्ट या समष्टि मनोवैज्ञानिकों के अनुसार पहले पूर्ण का संज्ञान होता है और बाद में उसके अंशों का। पहले हम वृक्ष को देखते हैं और फिर उसकी तना, शाखाएं, पत्ते इत्यादि। शिक्षण में पहले विषय वस्तु को पूर्ण रूप से छात्रों के सामने रखा जाए, फिर धीरे धीरे उसके विभिन्न भागों के विषय में ज्ञान दिया जाए तो शिक्षण अधिक प्रभावशाली सिद्ध होगा। नौवां, प्रकृति का अनुसरण, फॉलो द नेचर। छात्रों को उनकी प्रकृति के अनुसार शिक्षा दी जाए। जहाँ तक संभव हो शिक्षा प्राकृतिक वातावरण में हो। यह सिद्धांत भाषाओं की शिक्षा प्रदान करने में और भी अधिक अनुकरणीय हो जाता है। 10वां, इंद्रियों का प्रशिक्षण, ट्रेनिंग ऑफ सेंसेस। मोंटेसरी और फ्रोएबल इस सिद्धांत के मुख्य प्रतिपादक हैं। हमारी 5 इंद्रियां आँख, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा को ज्ञान के प्रवेश मार्ग, डोर्स टू नॉलेज भी बताया गया है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में इनमें से सबका अधिकतम उपयोग करना चाहिए। श्रव्य दृश्य उपकरणों का उपयोग इसी उद्देश्य से किया जाता है। शिक्षण के सिद्धांत। शिक्षण निम्न, सामान्य और मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित होता है। सामान्य सिद्धांत, जनरल प्रिंसिपल। पहला है प्रेरणा का सिद्धांत। शिक्षण के सिद्धांत के अंतर्गत 12 सिद्धांत हैं। पहला है प्रेरणा का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशंस। यह छात्रों के बीच नई बातें जानने की जिज्ञासा पैदा करता है। दूसरा, गतिविधि का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी। फ्रोबेल के किंडरगार्टन की अवधारणा, फ्रोएबल्स किंडरगार्टन कॉन्सेप्ट इसी पर आधारित है। यह शारीरिक और मानसिक दोनों गतिविधियों को सम्मिलित करता है। तीसरा है रुचि का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट। शिक्षार्थी और समुदाय के बीच वास्तविक रुचि पैदा करके शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की प्रभावशीलता को बढ़ाया जा सकता है। चौथा, जीवन के साथ जोड़ने का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ लिंकिंग विथ लाइफ। जीवन एक निरंतर अनुभव है और शिक्षण अधिक अस्थायी रूप से जीवन के साथ जुड़ा हुआ है। पांचवा, निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डेफिनिट एम। यह सिद्धांत शिक्षण संसाधनों के अनुकूलतम उपयोग और सीखने पर अधिक ध्यान केंद्रित करने के लिए महत्वपूर्ण है। छठा, व्यक्तिगत मतभेदों को पहचानने का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ रिकॉग्नाइजिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस। हर छात्र ज्ञान, मनोदृष्टि, योग्यता, क्षमता और सामाजिक आर्थिक परिप्रेक्ष्य के संदर्भ में भिन्न होता है। शिक्षण पद्धति को ऐसे तैयार किया जाना चाहिए कि सभी छात्र जीवन में समान अवसर का लाभ उठा सकें। सातवां, चयन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन। ज्ञान का क्षेत्र दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। शिक्षार्थी को उद्देश्यों के अद्यतन, अपडेटेड और अधिक प्रासंगिक सामग्री को लेने में सक्षम होना चाहिए। आठवां, योजना का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग। हर शिक्षक के निश्चित समयबद्ध टाइम बाउंड उद्देश्य होते हैं और इसलिए शिक्षण संसाधनों का उपयोग अनुकूलतम बनाने के लिए व्यवस्थित होना चाहिए। नौवां, विभाजन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डिवीज़न। अधिगम को सरल बनाने हेतु विषय को इकाइयों में विभाजित किया जाना चाहिए और इकाइयों के बीच में यथासंभव स्थापित भी किया जाना चाहिए। संशोधन का सिद्धांत,
प्रिंसिपल ऑफ रिफाइनमेंट, शिक्षण को अधिक अस्थायी बनाने के लिए अर्जित अक्वायर्ड ज्ञान को तुरंत और बार बार संशोधित किया जाना चाहिए। 11वां सृजन और पुनर्सृजन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ क्रिएशन एंड रिक्रिएशन, यह सिद्धांत कक्षा के वातावरण को हास्यपूर्ण और रचनात्मक बनाने के लिए अति आवश्यक है। 12वां लोकतांत्रिक व्यवहार का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी, यह सिद्धांत छात्रों को विभिन्न गतिविधियों की योजना बनाने और उनके क्रियान्वयन पर बल देता है। यह शिक्षार्थियों के आत्मविश्वास और आत्मसम्मान को विकसित करने में सहायता करता है। मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स, पहला प्रेरणा और रुचि का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट, शिक्षक को यह समझना चाहिए कि हर छात्र का एक अलग मनोवैज्ञानिक सत्य होता है और एक छात्र को उसकी प्रेरणा और ज़रूरतों की पहचान करवाकर प्रेरित किया जा सकता है। दूसरा मनोरंजन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ एंटरटेनमेंट, मनोरंजन लंबी अवधि तक चलने वाली कक्षाओं की थकान मिटाता है, एक रास्ता मोनोटोनी को तोड़ता है, यह छात्रों को पुनः सीखने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। तीसरा पुनरावृत्ति और अभ्यास का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ रिपीटेशन एंड एक्सरसाइज, यह सिद्धांत विशिष्ट रूप से छोटे बच्चों के संदर्भ में सत्य है। चौथा रचनात्मकता और आत्म अभिव्यक्ति को प्रोत्साहित करने का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ क्रिएटिविटी एंड सेल्फ एक्सप्रेशन, यह सिद्धांत विशिष्ट रूप से गणित और भाषाओं को सीखने में लागू होता है। उपचारात्मक शिक्षण का सिद्धांत, उपचारात्मक शिक्षण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ रिमेडियल टीचिंग, यह सिद्धांत शिक्षक द्वारा अपनी त्रुटियों की पहचान करने और समस्या के उचित समाधान का सुझाव देने संबंधी है। एक प्रश्न नीचे है, इसको देखते हैं। नीचे शिक्षार्थियों की कुछ विशेषताओं को सूचीबद्ध किया गया है, इनमें से उन्हें पहचाने जो प्रभावी शिक्षण में सहायता करती है। शिक्षक के लिए शिक्षार्थी का सम्मान, दूसरा शिक्षार्थी का मानसिक क्षमता स्तर, तीसरा शिक्षार्थी के पूर्व अनुभव, चौथा संबंध के प्रति शिक्षार्थी की रुचि का स्तर, पांचवा शिक्षार्थी का पारस्परिक संबंध स्तर और छठा समाज के बारे में शिक्षार्थी का दृष्टिकोण। शिक्षक के लिए शिक्षार्थी का सम्मान, इसको इसमें नहीं रखा जाएगा। दूसरा है शिक्षार्थी का मानसिक क्षमता स्तर, यह होगा। शिक्षार्थी के पूर्व अनुभव होगा, पहले से बच्चे क्या सीखे हैं उससे अभिगत क्षमता प्रभावित होता है। संबंध के प्रति शिक्षार्थी की रुचि का स्तर और समाज के बारे में शिक्षार्थी का दृष्टिकोण, यह इसका उत्तर होगा। रॉबर्ट गैगने से प्रभावित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, गैगनेस टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। रॉबर्ट गैगने 1916-2002 के काल में एक शैक्षिक मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने 1940 के दशक में शिक्षा के विज्ञान को मुख्य प्रवर्तक माना था। 1965 में पहली बार प्रकाशित उनकी पुस्तक द कंडीशंस ऑफ लर्निंग ने उन मानसिक स्थितियों की पहचान की जो प्रभावी रूप से अधिगम के लिए आवश्यक है। उन्होंने 9 चरणीय प्रक्रिया भी बनाई जो कि प्रभावी अधिगम के लिए प्रत्येक आवश्यक तत्व को विस्तृत करते हैं। पहला, ध्यान आकर्षित करना अभिनंदन विधि से, गेनिंग अटेंशन रिसेप्शन। शिक्षक का सर्वप्रथम उद्देश्य अभिनंदन के माध्यम से छात्रों को सीखने के लिए प्रोत्साहित करना होता है। इसके लिए निम्न ढंग अपनाए जा सकते हैं। पहला, ध्यान आकर्षित करने के लिए कुछ नवीन, असामान्य या आश्चर्यजनक उपयोग करें। ऐसा विचारोत्तेजक प्रश्न प्रस्तुत करें जो छात्रों को सोचने पर विवश कर दे। कक्षा में छात्रों को अन्य छात्रों से प्रश्न पूछने और उत्तर देने के लिए कहें। शिक्षार्थियों को उद्देश्य प्रत्याशा के बारे में सूचित करना, एक्सपेक्टेंसी। छात्रों के प्रोत्साहन के लिए यह बताना आवश्यक है कि वह कक्षा या सत्र के अंत तक क्या करने में सक्षम होंगे। विस्तार से वर्णन करें कि छात्रों को क्या करना है। छात्रों को सफलता के मानदंड बताएं। छात्रों को यह भी बताएं कि अधिगम से उनको क्या लाभ मिलने वाला है।
तीसरा, पूर्व स्थिति के अधिगम को याद करने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करना। पुनर्प्राप्ति, रिट्राइवल, अपने द्वारा प्रस्तुत की जा रही नई जानकारी को किसी ऐसी चीज़ से जोड़कर समझने में विद्यार्थियों की सहायता करें जो वो पहले से जानते हैं। छात्रों से विषय के पूर्व ज्ञान के बारे में प्रश्न पूछें। पिछली अवधारणाओं के बारे में छात्रों की समझ के बारे में बात करें। छात्रों को उनके द्वारा सीखे जा रहे अनुभव के समान एक उदाहरण दें। कम अनुभवी छात्रों के समूह में काम करने के लिए अधिक अनुभव वाले छात्रों को प्राप्त करें। चौथा, सामग्री प्रस्तुत करना, चयनात्मक धारणा, सेलेक्टिव परसेप्शन। हमें यहाँ अधिगम की रणनीति का उपयोग करना चाहिए। इसके लिए छात्रों के समक्ष नई जानकारी के साथ सामग्री प्रस्तुत करें ताकि आपका निर्देश प्रभावी हो। सामग्री को सार्थक तरीके से व्यवस्थित और खंडित करें और आवश्यकता पड़ने पर स्पष्टीकरण दें। अपनी जानकारी को ऐसे स्पष्ट तरीके से व्यवस्थित करें जिसे समझना सरल हो। विषय के लिए प्रमुख शब्दावली साझा करें। उदाहरण प्रदान करें। अलग अलग शिक्षण शैलियों के अनुरूप विभिन्न मीडिया, वीडियो प्रदर्शन, पावर पॉइंट, व्याख्यान, पॉडकास्ट, समूह कार्य में एक ही सामग्री के कई संस्करण प्रस्तुत करें। पांचवा, शिक्षण मार्गदर्शन प्रदान करना, सेमेंटिक एनकोडिंग। छात्रों को सामग्री सीखने में सहायता प्रदान के लिए विभिन्न रणनीतियों और संसाधनों के मिश्रण का उपयोग करें। आवश्यकता अनुसार सहायता प्रदान करें, जैसे संकेत, सूत्र और संकेत आंसू प्रॉम्प्ट। अधिगम की विभिन्न रणनीतियों का मॉडल तैयार करें, जैसे अवधारणा मानचित्र, कंसेप्ट मैप, भूमिका निभाना, रोल प्ले और प्रत्यक्षीकरण, विजुअलाइजेशन। शिक्षक को उदाहरणों के साथ साथ गैर उदाहरणों का उपयोग भी करना चाहिए ताकि छात्र यह भी सीख या देख सके कि क्या नहीं करना है। ज्ञान निर्माण और वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोग का समर्थन करने के लिए वस्तु स्थिति, प्रकरण या व्यष्टि अध्ययन, केस स्टडी, उपमाओं, एनालॉजी और रूपकों, मेटाफर्स का प्रयोग करना। सांकेतिक और त्वरित शिक्षा में निमोनिक्स से सहायता करना। छठा, प्रदर्शन का पता लगाना, प्रतिक्रिया देना, रेस्पॉन्डिंग। छात्रों को उनके नए कौशल, ज्ञान या व्यवहार को आंतरिक बनाने में सहायता करने के लिए कुछ सक्रिय करने के लिए दें। इससे पता चलता है कि वे अवधारणाओं को किस सीमा तक समझते हैं। छात्रों से उनके नए अर्जित व्यवहार के साथ कुछ करने के लिए कहें। छात्रों से गहन प्रश्न प्रस्तुत करें और छात्रों को अपने सहपाठियों के साथ सहयोग करने के लिए कहें। छात्रों को जो कुछ उन्होंने सीखा है उसे याद करने, फिर से देखने और दोहराने के लिए प्रोत्साहित करें। छात्रों से बुनियादी ज्ञान पर विस्तृत प्रक्रिया देने के लिए कहें। वास्तविक दुनिया के संदर्भों में सामग्री प्रदान करके ज्ञान को एकीकृत करने में छात्रों की सहायता करें। सातवां, प्रतिक्रिया प्रदान करना, सुदृढ़ीकरण, रेनफोर्समेंट। छात्रों को उनके प्रदर्शन पर तत्काल प्रतिक्रिया दें। उनको यह भी समझाएं कि वे रचनात्मक तरीके से सही या गलत क्यों हैं। छात्रों को बताएं कि उन्होंने क्या किया या करने वाले थे। पुष्टिकरण प्रतिक्रिया, कन्फर्मेटरी फीडबैक। छात्रों को बताएं कि उनकी प्रतिक्रिया कितनी सटीक थी और उन्हें सुधारने के लिए क्या करने की आवश्यकता है। सुधारात्मक और उपचारात्मक प्रतिक्रिया, करेक्टिव एंड रिमेडियल फीडबैक। छात्रों को उत्तर खोजने में सहायता करें लेकिन उत्तर को नियमित ढंग से प्रदान न करें। उपचारात्मक प्रतिक्रिया, रिमेडियल फीडबैक, ऐसी जानकारी दें जो छात्र को उनके प्रदर्शन को समझने में सहायता प्रदान करे। सूचनात्मक प्रतिक्रिया, इंफॉर्मेशन फीडबैक। छात्रों को सुझाव प्रस्तुत करें, अनुशंसा प्रदान करें और अधिक जानकारी दें जो गहन संबंधों को प्रोत्साहित करती है। विश्लेषणात्मक प्रतिक्रिया, एनालिटिकल फीडबैक। आठवां, प्रदर्शन का आकलन, पुनर्प्राप्ति, रिट्राइवल। छात्रों का परीक्षण करके यह जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करें कि आपका निर्देश कितना प्रभावी है। छात्रों को अधिगम देने से पहले यह परीक्षण करके देखें कि वह पहले से कितना जानते हैं। अधिगम देने के बाद परीक्षण करके यह देखें कि उन्होंने कितना ज्ञान या कौशल प्राप्त किया। पूरे पाठ्यक्रम में या तो मौखिक रूप से या प्रश्नोत्तरी के माध्यम से प्रश्न पूछते रहना चाहिए। यह मापने के लिए वस्तुनिष्ठ मानदंड का उपयोग करें कि छात्र ने सामग्री में कितनी अच्छी दक्षता प्राप्त की है। नौवां, प्रतिधारण और हस्तांतरण को बढ़ाना,
सामान्यीकरण जनरलाइजेशन, छात्रों को अपनी परिस्थिति सेटिंग में नव प्राप्त ज्ञान का उपयोग करके इस ज्ञान को आंतरिक बनाने का प्रयास करें। पैराफ्रेस विचार, अधिगम में सहायता के लिए रूपकों मेटाफोर्स का प्रयोग करें। कक्षा में उदाहरण उत्पन्न करें। अवधारणा मानचित्र या रूपरेखा बनाएं। अधिगम परिभाषा एवं विशेषताएं, लर्निंग डेफिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। अधिगम को सरल भाषा में सीखना भी कहा जाता है। शिक्षण का मुख्य कार्य अधिगम के क्षेत्र में प्रभावशीलता लाना है। ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं एवं इनके उद्देश्य एक दूसरे के पूरक हैं। ये आपस में इतने परस्पर व्यापक ओवरलैप्ड हैं कि हम शिक्षण तथा सीखने की प्रक्रिया को मिश्रित रूप से शिक्षण अधिगम टीचिंग लर्निंग से जानने लगे हैं। जब अधिगम प्रभावशाली होगा तभी शिक्षण को भी प्रभावशाली माना जाएगा। यह कहा जा सकता है कि शिक्षण एक कार्य है तथा अधिगम उसकी एक उपलब्धि। इस प्रक्रिया को अच्छी प्रकार समझने से शिक्षण कौशल में भी सहायता मिलती है। अधिगम को परिभाषित करना काफ़ी सरल प्रतीत होता है। हम अपनी पूरी आयु नई चीज़ें सीखने में ही बिता देते हैं। यह जीवन पर्यंत चलता रहता है। अधिगम मूल रूप से मनोवैज्ञानिक है। अधिगम के माध्यम से मनुष्य नए कौशल, ज्ञान, दृष्टिकोण और मूल्यों को अधिग्रहण करता है। अधिगम से कार्य की निष्पादन क्षमता, कैपेसिटी फॉर परफॉर्मेंस बढ़ती है। अधिगम सीखने की एक प्रक्रिया है जिससे एक जीव नई चीज़ें सीखता है और अनुभव के परिणाम स्वरूप उसके व्यवहार में स्थायी परिवर्तन आता है। अधिगम शब्द को परिभाषित करना काफ़ी सरल प्रतीत होता है और हम सभी ने अपना पूरा जीवन नई चीज़ें सीखने में लगा दिया है। अधिगम मूल रूप से प्रकृति में मनोवैज्ञानिक है। कुछ मनोवैज्ञानिक परिभाषाएं निम्न रूप में दी गई हैं। गिट्स, अधिगम अनुभव के माध्यम से व्यवहार का संशोधन है। स्किनर के अनुसार अधिगम प्रगतिशील व्यवहार अनुकूलन की एक प्रक्रिया है। क्रो एंड क्रो के अनुसार अधिगम में व्यवहार ज्ञान और दृष्टिकोण का अभिग्रहण सम्मिलित है। अधिगम को प्रदर्शन की क्षमता में अस्थायी परिवर्तन के रूप में भी परिभाषित किया गया है। महत्वपूर्ण अधिगम सिद्धांत, इम्पोर्टेंट लर्निंग थ्योरीज। पिछले कुछ दशकों में अधिगम की अवधारणा परिवर्तित की गई है। इन वर्षों के दौरान विचार के 3 स्कूल प्रचलित पाए गए हैं जो निम्न रूप में हैं। पहला, विचार का व्यवहारवादी स्कूल, बिहेवियरिस्ट स्कूल ऑफ थॉट। यह स्कूल 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में प्रमुख रहा है। यह स्कूल मुख्य रूप से देखने योग्य और मापने योग्य पहलुओं पर केंद्रित था। उनके लिए अधिगम एक प्रोत्साहन प्रतिक्रिया, सुदृढ़ीकरण प्रक्रिया के अलावा और कुछ नहीं है। जब विद्यार्थी प्रबलित उद्दीपन के प्रति प्रतिक्रिया करते हैं तो उनकी प्रतिक्रियाएं प्रबल हो जाती हैं। इस प्रकार अधिगम एक प्रतिक्रिया सुदृढ़ीकरण प्रक्रिया है। उदाहरण के लिए, जब कोई शिक्षक लेखाकर्म अकाउंटेंसी में छात्र से एक प्रश्न पूछता है और छात्र सही उत्तर देता है तो वह छात्र को उत्कृष्ट या बहुत अच्छा कहकर पुरस्कृत करता है। यह छात्र की प्रतिक्रिया के लिए सुदृढ़ीकरण के रूप में कार्य करता है जो समय बीतने के साथ ताकत हासिल करता है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में ड्रिल और अभ्यास और ट्यूटोरियल पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। व्यवहारवादियों ने अधिगम के 3 मुख्य नियम प्रस्तुत किए हैं। पहला, प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट। प्रभाव का कानून प्रतिक्रिया के प्रभाव के महत्व पर जोर देता है। संतोषजनक परिणाम प्रतिक्रिया को सुदृढ़ करते हैं जबकि कष्टप्रद परिणाम इसे कमजोर करते हैं। इसलिए पुरस्कार और दंड अधिगम के महत्वपूर्ण तत्व हैं। बी, तैयारी का नियम, लॉ ऑफ रेडीनेस। तैयारी का नियम छात्र की SR संपर्क बनाने की इच्छा को इंगित करता है। तीसरा, अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। अभ्यास का नियम अभ्यास के माध्यम से संबंध को मजबूत करने से संबंधित है। दूसरा, विचार का संज्ञानात्मक स्कूल, कॉग्निटिविस्ट स्कूल ऑफ थॉट। व्यवहारवादियों ने केवल देखने योग्य व्यवहार पर ध्यान दिया। अधिगम से जुड़ी आंतरिक प्रक्रियाओं पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। इस प्रकार विचार के एक नए स्कूल, विचार के संज्ञानात्मक स्कूल का उदय हुआ। संज्ञानात्मकवादियों का मानना था कि प्रत्येक विषय की एक संरचना होती है
जब सूचना को संगठित तरीके से व्याख्यान या प्रदर्शन के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है तो शिक्षार्थी ज्ञान और कौशल प्राप्त करेंगे। उनके लिए अधिगम संज्ञानात्मक संरचना में और ज्ञान और कौशल का अधिग्रहण, आत्मसात और समायोजन है। विचार का रचनावादी स्कूल, कंस्ट्रक्टिविस्ट स्कूल ऑफ थॉट। रचनावादियों का मानना है कि अधिगम निष्क्रिय नहीं है, वे अधिगम को व्यक्तिगत मानने लगे। प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वयं के ज्ञान और कौशल का निर्माण अनुभवों के परिणाम स्वरूप करता है। जैसे जैसे नया ज्ञान प्राप्त होता है, अधिगम या ज्ञान का निरंतर निर्माण होता जाता है। इसका अर्थ है कि नया अनुभव पिछले अनुभव के साथ एकीकृत है। रचनावादी स्कूल के तहत स्वतंत्र शिक्षा, अनुभवात्मक शिक्षा और प्रोग्रामिंग आदि पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। ध्यान सामान्यीकरण योग्य कौशल पर होता है जो व्यक्तिगत खोज पर होता है। आविष्कार अधिगम रचनावादी दृष्टिकोण पर आधारित है। यह जेरोम ब्रूनर द्वारा पेश किया गया था और यह पूछताछ आधारित निर्देश की एक विधि है। यह लोकप्रिय सिद्धांत शिक्षार्थियों को पिछले अनुभवों और ज्ञान पर निर्माण करने, उनके अंतर्ज्ञान, कल्पना और रचनात्मकता का उपयोग करने और तथ्यों, सहसंबंधों और नए सत्य की खोज के लिए, नई जानकारी की खोज करने के लिए प्रोत्साहित करता है। अधिगम के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग। हम पहले शिक्षण के सिद्धांतों के बारे में चर्चा कर चुके हैं, अब हम अधिगम के सिद्धांतों पर चर्चा कर रहे हैं। यहाँ से कुछ प्रश्न पूछे जाने की संभावना रहती है। पहला, संघ का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशन। एक शिक्षक को शिक्षार्थियों के मन और क्षमता की स्थिति का पता होना चाहिए। अधिगम एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। शिक्षक को यथासंभव नए विचारों से पढ़ाना आरंभ करना चाहिए ताकि छात्रों का विकास हो सके। दूसरा, स्पष्टता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ क्लैरिटी। अभ्यास का संपूर्ण और निरंतर मूल्यांकन और पुनर्निर्देशन किया जाना चाहिए। इसका उद्देश्य शिक्षक और शिक्षार्थी के लिए स्पष्ट होना चाहिए। तीसरा, स्व गतिविधि का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ एक्टिविटी। यदि अधिगम अधिकतम इंद्रियों का उपयोग कर पाए तो यह अधिक प्रभावी हो जाता है। चौथा, पुरस्कार का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ रिवॉर्ड्स। शिक्षक को शिक्षार्थियों के लिए पर्याप्त पुरस्कार के अवसर रखने चाहिए ताकि अधिगम चुनौतीपूर्ण और संतोषजनक बना रहे। पांचवा, अभ्यास का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस। अधिगम का परिणाम सदैव तथ्यों की कार्यात्मक समझ में होना चाहिए। छठा, पर्यावरण के पोषण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ नर्चरिंग इन्वायरमेंट। भौतिक और सामाजिक वातावरण अनुकूलन वातावरण बनाने के महत्वपूर्ण अवयव हो सकते हैं। सातवां, परिवर्तनीय अधिगम की क्षमता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ वेरिएबल लर्निंग एबिलिटी। यह व्यक्तिगत अंतर की अवधारणा से भी जुड़ा हुआ है। कुछ छात्र धीमी गति से सीखने वाले होते हैं तथा कुछ छात्र तीव्र गति से सीखने वाले। अधिगम संचार और अधिगम की क्षमता पर भी निर्भर करता है। एकाधिक प्रदर्शन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ मल्टीपल एक्सपोजर। अधिगम के लिए छात्र को अभ्यासों के एक सेट की आवश्यकता हो सकती है, इसलिए शिक्षण विधियों के संयोजन का उपयोग करके शिक्षण का छात्रों पर संचयी प्रभाव पड़ता है। नौवां, अधिगम की क्षमता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग कैपेसिटी। 35 वर्ष की आयु के बाद अधिगम की दर में लगभग 1% की दर से गिरावट आती है। इस गिरावट के मुख्य कारणों में शारीरिक समस्याएं, कम बाहरी प्रेरणा, आदतें और एक विशेष विचारधारा का प्रभाव रहता है। 10, सक्रिय प्रक्रिया का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिव प्रोसेस। अधिगम एक व्यक्तिगत या निजी पसंद है, इसलिए कुछ अभ्यासों की आवश्यकता होती है और श्रव्य दृश्य यंत्र भी इसमें सहायता कर सकते हैं। 11वां, नियम और अभ्यास का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ थ्योरी एंड प्रैक्टिस। किसी विचार के क्यों और कैसे को नियम द्वारा समझाया गया है, इसलिए एक शिक्षक को शिक्षार्थियों द्वारा बेहतर अधिगम के लिए नियम और अभ्यास को संतुलित करना चाहिए। प्रभावी संचार का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में उपयुक्त दृश्य श्रव्य सहायता को एकीकृत करके बेहतर शिक्षण प्राप्त किया जा सकता है। सीखने की पद्धतियाँ, लर्निंग मेथड्स। अधिगम विभिन्न रूप ले सकता है। हमारे संवेदी अंग इसमें सहायता करते हैं। शिक्षण के अलावा बच्चों के सीखने के कुछ तरीके को निम्न रूप से समझाया गया है। पहला, अनुकरण, इमिटेशन। हम देखते हैं कि छोटी लड़कियां सामान्य तौर पर अपनी माँ की नकल करती है और छोटे लड़के अपने पिता की नकल करते हैं। वयस्क भी दूसरों की नकल करते हैं। कम आत्मविश्वास या कम निश्चायक लोग आत्मविश्वासी और निश्चयात्मक लोगों की तलाश करते हैं।
अभ्यास और समय बीतने के साथ वे स्वयं भी आत्मविश्वासी या निश्चायक भी हो जाते हैं। दूसरा, अवलोकन, ऑब्जर्वेशन। अवलोकन सीखने का एक दिलचस्प साधन है। यदि हम अपने नेताओं या बॉस या शिक्षक के सामाजिक व्यवहार के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें उनके कार्यालय या आवास पर जाकर उनका बारीकी से निरीक्षण करना होगा। तीसरा, अनुभव, एक्सपीरियंस। अधिगम अनुभव पर आधारित और अनुसरण करता है। हम अपने अनुभवों से बहुत सी बातों का अनुसरण करते हैं। जब हम कुछ अनुभव से गुजरते हैं और उस पर चिंतन करते हैं तो कुछ प्रश्नों की सहायता से हम उनके उत्तर खोजकर उससे बहुत कुछ सीखते हैं। चौथा, शिक्षण, टीचिंग। शिक्षण एक विषय का चयन करते हैं, इसे सामग्री और कार्य विश्लेषण के अधीन करते हैं और व्याख्यान के माध्यम से छात्रों को विषय से अवगत कराते हैं। छात्र व्याख्यान चुनते हैं और परिणाम स्वरूप वे सीखते हैं। पांचवा, निर्देश, इंस्ट्रक्शन। निर्देश सामान्य तौर पर संज्ञानात्मक कौशल के बजाय शारीरिक स्थान से संबंधित होता है। सामान्य तौर पर प्रणाली में सहायक स्पष्टीकरण के साथ प्रदर्शन सम्मिलित होता है। परिणाम स्वरूप शिक्षार्थी ज्ञान और कौशल प्राप्त करते हैं। छठा, परीक्षण और त्रुटि, ट्रायल एंड एरर। जब किसी व्यक्ति को किसी समस्या का सामना करना पड़ता है और यह सुनिश्चित नहीं होता है कि कौन सा विकल्प सबसे उपयुक्त है तो वह उस विकल्प को चुन सकता है जो उसे लगता है कि वह सही है। यदि यह पाया जाता है कि यह काम नहीं करता है तो वह दूसरे के लिए जा सकता है। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक वह सही समाधान पर नहीं पहुंच जाता। परीक्षण और त्रुटि की इस प्रक्रिया में वह बहुत कुछ सीखता है। इससे गणित जैसे विषयों में सहायता मिलती है। सातवां, परावर्तन, रिफ्लेक्शन। चिंतनशील में समस्याओं के वैकल्पिक समाधान पर विचार करने की प्रवृत्ति होती है। इसके विपरीत एक आवेगी व्यक्ति बिना किसी विचार विमर्श के विशेष रूप से अनिश्चित स्थितियों के मामले में अनायास प्रतिक्रिया करता है। चिंतनशील व्यक्ति संज्ञानात्मक शक्तियों का उपयोग करता है जैसे कि तर्क और विश्लेषण उन चीज़ों को समझने के लिए जो उसे करने के लिए आवश्यक है। प्रयोग, एक्सपेरिमेंटेशन। जब कोई व्यक्ति संदेह में होता है तो अंतर्ज्ञान और अनुमान पर भरोसा करना बुद्धिमानी नहीं हो सकती है। वास्तविकता को जानने के लिए हमें प्रयोग का सहारा लेना पड़ता है। हमारी सोच एक बात हो सकती है और हकीकत कुछ और। यदि हम एक प्रयोग करना चुनते हैं और हम निश्चित रूप से वास्तविकता पर पहुंच सकते हैं। एक प्रयोग के दौरान हम कई चीज़ें सीखते हैं। जैसा कि हमने देखा, ऐसे कई तरीके हैं जिनसे हम सीख सकते हैं। अधिगम में हमारी सफलता काफ़ी हद तक सबसे उपयुक्त विधि का चयन करने की हमारी क्षमता पर निर्भर करती है, न कि सबसे अच्छी विधि पर। अधिगम के लिए पदार्थ की प्रकृति और इन उद्देश्यों को देखना जिसके लिए इसे सीखा जाता है। नौवां, पूछताछ, क्वेश्चनिंग। पूछताछ भी सीखने की एक अच्छी प्रवृत्ति है। सिद्धांत रूप में पूर्ण अभिसरण, क्लोज्ड एंडेड प्रश्न का केवल एक ही उत्तर होगा और पूर्ण भिन्न प्रश्न के अनंत उत्तर होंगे। प्रश्न तथ्यात्मक, व्याख्यात्मक, विश्लेषण, काल्पनिक, निर्णयात्मक आदि हो सकते हैं।